हेलो मेरे छोटे भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए पॉलिनोमियल का अगला आपका कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको पॉलिनोमियल के जो भी बेसिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो सब मैंने आपको सिखा दिया था। तो चलो आगे अब हम लोग समझते हैं कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। यहाँ पे दो चीज समझना, एक होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है ना, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है भाई, इसको अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलो पहले इसको सीख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखो अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सा है। बस ऐसे समझो कि जो भी हमारा इक्वेशन या एक्सप्रेशन लिखा जाता है, तो उसमें जो वेरिएबल की वैल्यू अगर आप कुछ भी ऐसा पुट करो कि वो पूरा पॉलिनोमियल का आंसर आ जाए, तो वही हमारा हो जाता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जांपल के लिए समझो, जैसे यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो चलो इसको सॉल्व करें। तो अगर यहां पे हम इसको सॉल्व करें इस तरीके से, px इक्वल टू क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, माइनस 3x प्लस 5। तो देखो समझना, अच्छा यहां पे एक चीज सबसे पहले तो ये समझो कि ये px क्या है। ठीक है, ये px क्या है इसका मतलब समझ लो। देखो px का मतलब यहां पे सिर्फ इतना है, p यहां पे डिनोट करता है ये पॉलिनोमियल लिखा हूं मैं, और x डिनोट कर रहा है कि जो पॉलिनोमियल लिखा गया है तो वो x के टर्म में लिखा गया है। यानी कि उसमें जो हमारा वेरिएबल है वो x है, x के टर्म में लिखा गया है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर इसी को मैं इस तरीके से कहूं, जैसे देखो, जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि पी ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5। तो देखो यहां पे क्या है, p बता रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, और a यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पॉलिनोमियल मैं लिखा हूं तो वो a के टर्म में लिखा गया है। ऐसे अगर हम बात करें pt की, तो pt को आप कैसे लिखोगे, pt अगर हमें लिखना हुआ तो हम लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। तो पॉलिनोमियल वही है, पॉलिनोमियल सेम है, बस यहां पे t का मतलब क्या हो गया कि जो वेरिएबल है, जो पॉलिनोमियल का वेरिएबल है वो किस फॉर्म में लिखा गया है, t के फॉर्म में लिखा गया है। इसी तरीके से यहां पे a के फॉर्म में लिखा गया है। और हम ज्यादातर जब अपना मैथ पढ़ेंगे या पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें ज्यादातर x ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे x ज्यादातर यूज होता है। बट अगर आप एनसीईआरटी अपना उठाओगे तो एक्सरसाइज में वहां पे टी यू एस ये भी हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने तो एक्स बताया था, ये टी यू वी ये सब आ गए तो इनको कैसे करना है। समझ गया ना बात। अभी जब लास्ट में हम लोग पहुंचेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे पीएक्स का क्या मतलब हो रहा है। तो देखो अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब हुआ ये समझो। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी अगर किसी गिवन पॉइंट पे, किसी भी गिवन पॉइंट पे, यानी कह दे कि x की वैल्यू अगर मान लो हो रहा हो x की वैल्यू -2 पे, x की वैल्यू -2 पे px की वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड करके बताना है। बस यही है, यानी कि एक गिवन पॉइंट हो जाएगा, है ना। पॉलिनोमियल के लिए एक गिवन पॉइंट है, उस गिवन पॉइंट पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगा हमें बस ये बताना रहता है। और ये बहुत इजी, बहुत सिंपल होता है कि जो वैल्यू दी गई है बस उसको उठा के पॉलिनोमियल में रख दो, दैट्स इट, सॉल्व। तो हम भी वही करेंगे। हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम ये जो x है, अब क्योंकि x की जगह पे -2 आ गया तो x की जगह पे हम -2 लिखेंगे। और जहां जहां अब इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x था वहां वहां अब -2 लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या था 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 रहेगा, और x स्क्वायर की जगह पे -2 का स्क्वायर कर देंगे हम। फिर माइनस ये 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, -2 है, तो x की वैल्यू को हम -2 ही रखेंगे, प्लस 5, तो आप यहाँ पे +5 कर दोगे। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, कोई सॉल्यूशन तो आता है ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि सॉल्यूशन ही ना कर पाओ यार, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, और 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो माइनस है, और यहाँ पे देखो माइनस है तो आप माइनस लगा लो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 2 जा 6, लेकिन यहाँ माइनस साइन था तो माइनस साइन के साथ आएगा।
बट जब दो माइनस साइन एक साथ आते हैं तो हम यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे है +5, तो आप यहाँ पे +5 लिख लो। अब आगे देखो, 8 माइनस माइनस क्या हो जाता है, +6 +5। तो अब इनको सॉल्व कर लेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14, और फिर +5, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया रिजल्ट 19। यानी कि जो px है इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 19 आ गई। समझ गया ना बात को। तो बस यही है और कुछ खास नहीं है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में बस आपको यही करना रहता है कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, उस गिवन पॉलिनोमियल पे जो वेरिएबल होगा उसकी कोई वैल्यू गिवन दी जाएगी आपको, कि कहेगा मान लो कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे -2 लिया था, इसी तरीके से आप कुछ भी ले सकते हो। कहेगा कि -5 पे बताओ, 10 पे बताओ, 5 पे बताओ, तो बस आपको क्या करना है, सिंपली वो वैल्यू पुट करना है, सॉल्व कर लेना है, आंसर आ गया, वही आपका पॉलिनोमियल हो गया। तो ये क्या है, ये है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम समझेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं और अपना अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जो कि है क्या हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये समझो क्या है। तो देखो, जैसे एग्जांपल के लिए एक और हम आपको एक बात बताते हैं, फिर इसको समझेंगे कि जैसे अभी अभी हमने जो इक्वेशन सॉल्व किया, अभी जो हमने सॉल्व किया क्या था हमारा, px क्या था, px इक्वल टू हो रहा था 2x² माइनस 3x + 5। ये था, ये एग्जाम्पल के लिए है भाई, समझना। अब अगर इस पॉलिनोमियल में मैं क्या करूं कि यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू ले लूं, मान लो मैंने x की वैल्यू क्या ले लिया, यहाँ पे -2 ले लिया, ठीक है, x की वैल्यू मैंने -2 ले लिया। तो अब देखो, जब मैंने इस पॉलिनोमियल को यहाँ पे सॉल्व किया था, ये देखो 2x² माइनस 3x + 5, x की वैल्यू -2 पे, तो रिजल्ट क्या आया था, 19 आया था, है ना। तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट वहां का आंसर लिख दे रहा हूं। तो देखो, जब मैं यहाँ पे -2 रख के इसको सॉल्व करूंगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे जो px है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, -19, ठीक है, -19 नहीं, +19, सिर्फ 19 है ना, 19 आएगा। तो अब एक बात समझो, अब देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या करते हो आप, वैल्यू पुट करते हो, आपका कोई भी एक रिजल्ट आ जाता है, कोई भी क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। लेकिन इसी से हटके है आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। समझना कैसे, अब देखो, अब समझो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखो, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है इसको हम लोग ले लेते हैं, इस एग्जाम्पल से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल है x² - 2x - 3। तो देखो यहां पे px की वैल्यू क्या गिवन है, px की वैल्यू गिवन है x² - 2x - 3, ठीक है। और इसको हमें x की वैल्यू कह रहा है कि x की जगह पे एक बार 3 रख के चेक करो, और एक बार कह रहा है -1 रख के चेक करो। तो देखो, यानी कि यहाँ पे 2 बार चेक करना है। कह रहा है कि एक x की वैल्यू को आप रखो 3, और एक बार कह रहा है x की वैल्यू को रखो -1, है ना। चेक कर लो, देखो 3 और -1 पे इसकी वैल्यू चेक करनी है। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। तो देखो, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, x की जगह पे हम पहले -3 रखते हैं, तो x की जगह पे 3 रखेंगे, तो जहां जहां x है वहां 3 आ जाएगा, तो यानी 3² हो जाएगा, -2 इंटू x की जगह पे क्या रखा जाएगा, 3 और -3। अब ये देखो 3² कितना हो जाएगा, 9, माइनस ये कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे -3। देखो ये 9, देखो इनको सॉल्व करो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है भाई, प्लस हो जाता है, और -6 -3 कितना हो जाएगा, -9। तो यहाँ पे आप लिख दोगे -9, और इन दोनों को सॉल्व किए तो आप आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। अब ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसलिए हो जा रहा है क्योंकि समझना यहाँ पे बात, देखो जब हमारा कोई पॉलिनोमियल गिवन हो, ये कोई गिवन हमारा पॉलिनोमियल हो, इस गिवन पॉलिनोमियल में मैं x की ऐसी कोई वैल्यू रख दूं, जैसे मैंने x की वैल्यू क्या रख दिया 3, तो इस पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट है वो क्या हो गया, 0 हो गया।
इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या हो गया, 0 हो गया। 0 कब हुआ, x की वैल्यू जब हमने क्या रखा, 3 रखा। तो ये रिजल्ट 0 हुआ जब हमने x की वैल्यू को क्या रख दिया, 3। तो अब यहाँ पे ये जो 3 है, ये क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि इस 3 को हम क्या पढ़ेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। अब यहां पे समझना कि सर यही सेम तरीका तो हम लोगों ने यहां भी किया था। हमने भी तो यहां पे x की वैल्यू रखा था -2 और रख के सॉल्व कर लिए थे, तो रिजल्ट आया था 19। बट यहां पे ध्यान से समझना, यहां पे रिजल्ट में क्या आया था, 19 आया था। तो इसलिए यहां पे ये जो x इक्वल टू -2 है, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तभी होगा अगर हम x की कोई वैल्यू पुट करें और हमारा पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट है, जो वैल्यू है, वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। यहां पे क्या आया था, 19। इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, बट ये आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। समझे ना बात को। तो इसको क्या बोलोगे आप, ये है आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपका है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ गए ना बात। अगर यहां पे रिजल्ट 0 ना होके, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे रिजल्ट 0 ना होके कुछ भी आ जाता, मतलब 0 के अलावा कुछ भी आ जाता, तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होता। तब हम इसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं कहते, तब हम क्या कहते, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ गए ना बात को। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपका यही चलेगा। अब मैथ में आप जब पढ़ोगे, आप अपना पहला पॉलिनोमियल चैप्टर, तो आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ही पढ़ने को मिलेगा। तो समझना जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें x की कोई ऐसी वैल्यू रख दो कि ये पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या हो जाए, 0। ये क्या हो जाए, 0। तो इसी को आप बोलोगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और इसी को ये भी बोला जा सकता है, इसी को आपको रूट भी बोला जा सकता है, रूट, कि आपका 3 क्या है, रूट है, रूट है। और आप इसी को क्या बोल सकते हो, सॉल्यूशन भी बोला जाता है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है। तो सॉल्यूशन भी बोलते हो, रूट भी बोला जाता है, लेकिन ज्यादातर आपके जो बुक में है वो जीरोस बोला जाता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहां पे एक बात समझना, तो ये जो 3 का क्या मतलब हुआ। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं। ठीक है। देखो इसी चीज को मैं दूसरी तरीके से अगर कहना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, ठीक है। देखो क्या हो गया भाई, बोर्ड हैंग हो गया है क्या यार, ये देखो हो ही नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, हम अपना कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर हमको यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट हमने देखा, तो इसी को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि जब हम यहाँ पे px हमारा कोई पॉलिनोमियल होगा, px यहाँ पे हमारा कोई पॉलिनोमियल होगा, और x की हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे, तो जिसकी वजह से ये जो पॉलिनोमियल है इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो x की वैल्यू पुट किए थे, इसको ही हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे, है ना। यही हमने सीखा। अब इसी को उल्टा समझो, यानी कि आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि अगर हमारा पॉलिनोमियल पहले से ही 0 दे दे, तो मान लो यहाँ पे ये कह देता x² - 2x - 3, ये हमारा क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। वो पहले ही क्वेश्चन में ही बता देगा कि ये हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। फिर कहेगा फाइंड जीरोस, फाइंड जीरोस। देखो 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है भाई, एक सीधा तरीका और एक उसी का उल्टा। ये क्या था, सीधा तरीका था कि पॉलिनोमियल था और वहां पे x की वैल्यू दे दी गई और पूछा कि यहाँ पे बताओ कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। हमने 3 रखा और चेक किया, आंसर 0 हो गया, तो हमने कह दिया हाँ भैया ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। बट यही चीज आप उल्टा भी तो कर सकते हो, वो आपको ये वैल्यू दे ही ना, वो दे ही ना, और आपसे कहे कि तुम ये बताओ कि ये जो पॉलिनोमियल है, तो x की कौन सी वैल्यू पे ये क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा।
क्योंकि आप यहाँ पे देखो x की अगर आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो रिजल्ट तो सब में आएगा, लेकिन क्या सब में 0 ही आएगा? अगर मैं यहाँ पे 5 रखूंगा, 10 रखूंगा, 100 रखूंगा, 500 रखूंगा, या माइनस में -5, -10, -100 रखूंगा, तो क्या हर बार रिजल्ट 0 आएगा क्या? नहीं, सब में तो 0 नहीं आएगा, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पे ही 0 आएगा, और वही स्पेसिफिक वैल्यू ही इसको क्या बनाएगा? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ गए ना बात को? तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यही चीज हमें सीखना है। ये तो सीधा तरीका था आपको बताने के लिए कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, लेकिन हम लोग को सीखना क्या है? ये इसी का उल्टा वाला कॉन्सेप्ट, कि हमें पॉलिनोमियल गिवन होगा और हमें क्या बताना रहेगा? उसका जीरोस फाइंड करके बताना रहेगा। समझ गए बात को? तो चलो अब आगे हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो ये हमारा क्या था कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल हमारा px है और अल्फा वैल्यू रखने पे इस px की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो ये अल्फा को हम क्या बोल देते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो लिखा है ना, अ नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इफ p अल्फा इक्वल टू 0, यानी उसकी वैल्यू रखने पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। और ये हमने एग्जांपल चेक किया, हमने 3 चेक किया था, आप -1 रख के चेक करना कि आपका रिजल्ट क्या आता है। अगर 0 आया तो आप कहोगे कि -1 भी इस पॉलिनोमियल का क्या है? जीरोस है। बट अगर जीरो के अलावा कुछ भी आता है तो आप कहोगे कि वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट पे अब हम लोगों को एक क्वेश्चन है वो करेंगे। लेकिन देखो उससे पहले हम लोगों ने 2 बातें समझी, एक वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब मुझे लग रहा है कि अब आपको दोनों बातों को अच्छे से समझ गए होगे, दोनों के कॉन्सेप्ट समझ गए होगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कब कहेंगे और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कब कहा जाएगा। चलो अब हमारे एक क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे, जो अभी अभी हमने आपको बताया कि क्वेश्चन उल्टा पूछेगा, रिवर्स। अब देखो यहां पे कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यहां पे पॉलिनोमियल गिवन है ना। देखो कह रहा है कि पॉलिनोमियल दे दिया, हमें पॉलिनोमियल दे दिया, कह रहा है कि तुम बताओ जीरोस कब होगा। अब हमारे पास इसको करने के 2 मेथड है। पहला मेथड जो कि बहुत बेकार मेथड कह सकते हो, क्योंकि अब आप यहां पे इसको इस तरीके से कर सकते हो कि पहले तो आप पॉलिनोमियल लिख लो भाई, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब पहला मेथड तो ये है जिसको आप कहते हो ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, इसमें आप ये करो कि अपने से x की वैल्यूज पुट करो, अपने से x की वैल्यू पुट कर करके चेक करो कि कौन सी वैल्यू x की रखने पे ये हमको 0 आंसर दे देगा। यानी अगर मैं यहाँ पे एक बार x की वैल्यू 0 रख के चेक करूं, फिर एक बार 1 रख के चेक करूं, -1 रख के चेक करूं, -2 रख के चेक करूं, है ना, फिर ऐसे 5 रख सकता हूं, 6 रख सकता हूं, मतलब कोई भी, है ना, जो भी हमारे इंटीजर्स होते हैं उनमें कोई भी वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रखो और देखो कि किस वैल्यू पे रखने पे इसका रिजल्ट क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। या तो ये मेथड करो, ऑब्वियस बात है सब क्वेश्चन में ये मेथड तो हम लोग करने वाले नहीं है, तो इसलिए हम ये मेथड ना करके हम क्या करते हैं, हम करते हैं दूसरा मेथड जो कि है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टर निकालते हैं, है ना, फैक्टर निकालते हैं। क्लास 9th में आपको फैक्टर निकालना तो सिखाया गया था, क्योंकि क्लास 9th में भी पॉलिनोमियल था और वहां पे हम लोग फैक्टर निकालना ही सीखते हैं। सबसे पहला हमारा वहां पे जो टॉपिक रहता है वो फैक्टर का ही रहता है। ठीक है, तो हमने क्लास 9 में फैक्टर निकालना तो सीखा है, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। अब देखो तो कैसे करेंगे फैक्टर मेथड से? तो फैक्टर मेथड से हम क्या करते हैं, पहले इसको ब्रेक कर देते हैं फैक्टर के फॉर्म में। फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे आंसर निकालते हैं। तो अब एक बात समझो, अगर कह रहा है कि हमें इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये होगा ना कि ये वैल्यू, ये जो पॉलिनोमियल है, ये इक्वल होगा 0 के, होगा कि नहीं भाई? क्योंकि ये जब 0 के इक्वल होता है तभी हमारा जीरोस आता है ना। यही तो कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि जब इसकी वैल्यू 0 होगा तभी हमारा जीरोस आएगा। तो हम इसको किसके इक्वल रख दे रहे हैं? 0 के इक्वल रख देते हैं। ये हमारा क्या हो गया? 0 के इक्वल हो गया। अब हम इसको करेंगे फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 3 टर्म में है, तो 3 टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं 4th टर्म में। 4 टर्म में हम इसको स्प्लिट करेंगे और 4 टर्म में स्प्लिट करने के बाद हम यहाँ पे इसका क्या बना लेते हैं? फैक्टर बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा गया है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। और जब हम इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो स्प्लिट में हम ये करते हैं कि सबसे पहले तो जो हमारा यहाँ पे a है यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो a है और जो हमारा c है, सबसे पहले हमको इन दोनों को क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। a और c का हम सबसे पहले क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर जो रिजल्ट आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे, तो उस रिजल्ट को हम दो नंबर में इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे यही आए और यहाँ पे प्लस माइनस करने पे जो हमारा मिडिल टर्म है वो आंसर आए। ठीक है, समझ पाए? चलो इसको करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है भाई, तो चलो इसको करते हैं अब हम लोग। चलो इसको हम रफ कर दे रहे हैं भाई। अब करते हैं इसको सॉल्व। अब यहाँ पे देखो, तो यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2 और जो हमारा लास्ट टर्म है c, इन दोनों का हम करेंगे क्या? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई कितना है? 12 है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 24। अब आपको इस 24 को क्या करना है? दो टर्म में स्प्लिट करना है, दो टर्म में। ठीक है, दो टर्म में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट में 24 आ जाए। और इन दोनों को जब आप क्या करो, देखो यहाँ पे लास्ट साइन देखो क्या है? माइनस का है। माइनस करो तो इनका रिजल्ट कितना आ जाए? यहाँ पे बीच में देखो क्या है? 5, यानी मिडिल टर्म वाला, मिडिल टर्म आ जाए 5। तो हमें दिख रहा होगा 8 और 3, 8 और 3, यानी 8 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा और 8 में 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो बस यही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो अब यानी कि हमने 5x को ब्रेक कर लिया है 8x, अब -3 तो -3x में, तो इसको आप लिख सकते हो आराम से। फिर यहाँ पे देखो माइनस में क्या था? ठीक है, यहाँ पे माइनस में 12 था तो आप लगा लो -12, यानी अब इसके बाद वाला लिख लो। और इसके पहले क्या था? प्लस में 2x स्क्वायर, तो प्लस में 2x स्क्वायर इसको लिख लो। और ये इक्वल टू हो रहा है 0 को, तो इसको लिख लो। बस हो गया, काम खत्म। इतना ही करना था। अब यहां से क्या करो? देखो अब ये है 2x स्क्वायर, ये ब्रैकेट हटा दो आप, तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से, हम इसको लिख देंगे। अब दो दो का पेयर बना लो। ठीक है, दो दो का पेयर बनेगा। देखो यहाँ पे 2 का पेयर बना और यहाँ पे भी पेयर बन गया। तो इन दो के पेयर से अब ले लो कॉमन। अब कॉमन देखो, यहाँ x है, यहाँ भी x है, दोनों में x है तो x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे 2 है, 8 में भी 2 है, तो यहाँ पे 2 भी कॉमन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 तो कॉमन चला गया, तो यहाँ पे 2 अब नहीं आएगा। यहाँ पे x स्क्वायर था, x स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 2x थे, 2 में से एक x कॉमन चला गया, तो यहाँ पे एक x बचेगा, तो 1 लिख दो। फिर यहाँ पे प्लस, देखो यहाँ पे x एक ही था और वो x कॉमन ही चला गया है, तो यहाँ पे x तो नहीं आएगा। लेकिन 8 में 2 कॉमन चला गया तो कितना बचेगा? 4, तो इसको लिख दो। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस ले लेंगे कॉमन, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे देखो x है बट यहाँ x नहीं है, तो यानी x तो कॉमन नहीं आने वाला। और अब यहाँ पे देखो 3 को हम ले लेंगे कॉमन, तो 3 में क्या यहाँ पे बचेगा? x, और यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस का 4, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अच्छा एक बात समझना, मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जब हम यहाँ पे फैक्टर बनाते हैं ना, जब हम यहाँ पे पेयर करके कॉमन लेना शुरू करते हैं, तो कॉमन हम इस तरीके से लेंगे कि जो यहाँ पे बन रहा है, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है? x + 4, तो इसी तरीके से कॉमन लो कि इस वाले पेयर में भी x + 4 बने। ठीक है, जो यहाँ पे बने वही यहाँ भी बने। जितने भी इक्वेशन हम जब इस तरीके के सॉल्व करेंगे, जितने भी, तो सब में आपको यही करना है कि जो कॉमन यहाँ, जो नंबर यानी कि जो पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख के आए वही यहाँ पे लिख के आए, क्योंकि दोनों को हमें क्या करना होता है? सेम लेना होता है, यानी दोनों सेम होने चाहिए जब हम इन दोनों का क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं।
समझ गए बात। तो अब देखो यहां पे भी x प्लस 4 है, यहां भी x प्लस 4 है, तो हम भी इस x प्लस 4 को ही क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 4 को ही हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या, 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 को एक साथ लिख दो और ये इक्वल हो रहा है 0 के, तो इसको लिख दो। समझ गए बात। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो यहां तक कुछ खास नहीं था, एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूं। हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे ताकि ये 4 टर्म में डिवाइड हो जाए, जिससे कि हम दो दो का पेयर बना के क्या ले सके, कॉमन ले सके। अब जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की एक कंडीशन ये होती है कि जो हमारा a होता है और जो c होता है, इन दोनों को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम दो नंबर में इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि जो मिडिल टर्म है वो माइनस करने पे क्या आ जाए, जो मिडिल टर्म में दिया हुआ है ये आ जाए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। बस यही कंडीशन हमें फुलफिल करानी होती है। एक बार ये कंडीशन फुलफिल हो गई, उसके बाद तो बस बेसिक मैथ बचता है कि बस हमें सॉल्व करना है, ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, कॉमन लेना है, बस यही बचता है, बेसिक मैथ बचता है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, फैक्टर। तो अब यहाँ पे देखो दो फैक्टर बन गया, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। अब इसको थोड़ा सा पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है ये सीख लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ये सीख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब एक बात देखो, मैंने यहाँ पे मैं आपको अगर एक बात कहूं कि कोई दो नंबर है, जैसे समझो, बात समझो, जैसे मान लो यहाँ पे है 3 मल्टीप्लाई 4, तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 12 आएगा। बट मैं यहाँ से कहूं कि यहाँ पे दो नंबर हो, एक नंबर यहाँ हो और एक नंबर यहाँ हो, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें क्या लाना है, 0 लाना है, ठीक है। क्या लाना है, 0। तो ऐसा कौन सा नंबर यहां पे होगा कि जिसका मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। आप खुद ही सोचो कि हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, 0। तो इन दोनों में कंडीशन क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 करूंगा तो क्या ये 0 बनेगा, नहीं, 12 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, नहीं 0 बनेगा। तब क्या कर सकते हैं, तो सर यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं और यहाँ पे 0 ले लेते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 0 बनेगा, हाँ बन जाएगा। बहुत अच्छा, अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब दूसरा तरीका, और तरीके हैं क्या, बिल्कुल। और तरीका ये है कि या तो सर इसको 0 कर दो और यहाँ पे 4 रहने दो, तो भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये दो कंडीशन पे रिजल्ट हमें 0 मिल सकता है। यानी कि या तो ये जो पहला वाला बॉक्स है, यानी कि ये वाला बॉक्स, या तो इसको हम 0 कर दें, और या तो ये दूसरा वाला जो बॉक्स है, या तो हम इसको 0 कर दें, तभी हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या बन सकता है, 0। तभी हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बन सकता है, 0 बन सकता है ना, यही बात है भाई। तो अब एक बात यहां पे ये हो गई, अब समझते जाना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। बहुत बच्चे बस इसको रट लेते हैं, उनको तरीका ही नहीं पता होता, उनको पता नहीं हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको नहीं पता है, बट उन्होंने देख लिया अच्छा लास्ट स्टेप ऐसा करना होता है, तो रट लेते हैं। रटना नहीं है भाई, सीखते चलो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे ये चीज समझा। अब अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं कि x प्लस 4 और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करा दें 3 के साथ, और हम कहें कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे कुछ तो रिजल्ट आएगा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या आएगा अभी हमको उससे नहीं मतलब है, अभी जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वो समझो। अब एक बात समझो, अब वही सेम चीज यहाँ पे फिर दो बॉक्स बनाओ, एक बॉक्स ये बन गया और एक यहाँ पे बॉक्स बन गया, और इक्वल टू हम कर रहे हैं 0। यानी अब हमने रिजल्ट पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया, हमने रिजल्ट बता दिया कि रिजल्ट 0 होना चाहिए। इन दोनों नंबर्स में से यहां पे ऐसा क्या लिखें कि रिजल्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, रिजल्ट क्या हो जाए, 0। तो अब एक बात देखो, अगर हमें यहाँ पे रिजल्ट 0 बनाना है तो इसका मतलब ये है कि या तो ये वाला 0 हो जाए और या तो ये वाला बॉक्स 0 हो जाए। ध्यान से समझना, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। अब एक बात समझो, ये 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं 0 हो सकता, क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या है, 3। तो 3 कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे 3 है तो इसको तो हम 0 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पहले से ही 3 है।
तो यानी कि ये जीरो नहीं होगा तो भैया ये तो गया काम से, यानी ये वाला बॉक्स ही अब बचा है, इसी को हम जीरो बना सकते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों में से एक जीरो होगा तभी मल्टीप्लाई करके जीरो आएगा। अगर इन दोनों में मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा तो ये जीरो कभी बनेगा ही नहीं। तो अब मुझे ये वाला जो नंबर है यानी कि x+4, हमें इस नंबर को क्या बनाना होगा, जीरो बनाना होगा। अब इसको जीरो बनाने के लिए हमें यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है x, तो यानी x की ऐसी वैल्यू रख दो कि ये रिजल्ट क्या बन जाए, जीरो। तो अब बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर -4 जैसे ही रखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि x की वैल्यू जब हम क्या रख देंगे, -4 रखेंगे तो इस पूरे का रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझे बात। अब यहां पे यही कॉन्सेप्ट यूज होता है जब हम पिछला वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, अब जैसे यहां पे हमने क्या किया कि x+4 की वैल्यू को क्या रखा, -4, तो ये रिजल्ट हो गया जीरो। अब इसी का उल्टा कर लो, इसी का इनवर्स कर लो, उल्टा कर लो। यानी कि यहां पे अगर हमें जीरो बनाना है, यहां पे अगर मुझे इसको जीरो बनाना है तो हम क्या करेंगे, x+4 को क्या मान लेते हैं कि ये जीरो के इक्वल है, x+4 को क्या मान लेते हैं कि ये जीरो के इक्वल है। और तभी तो आप यहाँ पे x इक्वल टू करोगे तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, -4, और हमें x की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म वेरिएबल वाला लिया था, अगर मैं चाहूं तो इसको भी ले सकता था, यहाँ पे 3+ क्या ले सकता था, x ले सकता था, यहाँ पे 3+ x रख दो। तो अब देखो अब क्या बात हो गया, अब बात वही हो गया ना कि सर अब तो हम दोनों को जीरो बना सकते हैं, हम इसको भी जीरो बना सकते हैं, इसको भी जीरो बना सकते हैं। अब या तो हम इसको जीरो बना दें या तो इसको जीरो बना दें, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट हमें क्या आएगा, जीरो ही आएगा, है ना। तो अब यहां पे ये जो कॉन्सेप्ट हुआ, यही कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज करते हैं। अब देखो लास्ट स्टेप जो हमारा है इसको समझो, लास्ट स्टेप, ठीक है, लास्ट स्टेप अब हमारा जो है इसको समझ लो अब जल्दी से। अब देखो हमको यहां पे ये तो पता चल गया, क्या पता चल गया कि x+4 2x-3 इक्वल हो रहा है जीरो के, यानी कि हमें यहां पे पहले ही बोल दिया गया कि x+4 और 2x-3 ये इक्वल हो रहा है जीरो के। तो ये जीरो के इक्वल कब होगा, या तो इसकी वैल्यू को मैं क्या करूं, जीरो, देखो अभी अभी सीखा, देखो क्योंकि मल्टीप्लाई में है, या तो मैं इसकी वैल्यू जीरो करूं और या तो इसकी वैल्यू जीरो करूं, तभी ये क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो x की कौन सी वैल्यू पे ये जीरो होगा, तो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा ना कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दो, -4 रख दोगे तो सर ये जीरो हो जाएगा। और अगर मुझे इसको जीरो बनाना होगा तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू रखनी है, तो हमको यही तो फाइंड करना होता है, x की वैल्यू ही तो फाइंड करनी होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब या तो आप ऐसे डायरेक्ट कर लो बहुत, या तो आप यहाँ पे ये कर लो, क्या कर लो कि अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि एक बार हम इसको जीरो मान लेंगे, एक बार हम इसको जीरो मान लेंगे। तो हम कहेंगे x+4 इक्वल टू जीरो, और एक बार कहेंगे 2x-3 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जब इसको जीरो मानेंगे तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -4, और जब यहाँ पे हम मानेंगे तो 2x इक्वल टू ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन को जीरो बनाने के लिए हमें x की वैल्यू क्या रखना होगा, -1, और इस वाले को हमें जीरो बनाने के लिए क्या रखना होगा, x इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे हम 3/2 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू -4 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट हमें करना होता है। अब जो हमने ये कॉन्सेप्ट करके ये जो दो आंसर आए ना, x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 3/2, तो ये जो दो वैल्यूज आई हैं, यही दो वैल्यू आपका क्या है, जीरोज हैं। यही क्या है, आपके जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल है, जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल यही है। जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल ये क्यों है, क्योंकि इनकी वैल्यू जब हम रखेंगे, जब इनकी वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखोगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए बात। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और यही चीजें अब आपको सीखनी है और आपके सिलेबस में यही है। ठीक है। अब जब आपने ये सीख लिया, समझ लिया, जीरोज आपने समझ लिया, तो अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, इसी के जस्ट एक अगला कॉन्सेप्ट, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन हम और करते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा जल्दी से करिएगा, जल्दी से समझिएगा, उसके बाद फिर हम अगला कॉन्सेप्ट पे आते हैं।
तो अब ये क्वेश्चन देखो, यहां पे आपको दिया गया है कि पी एक्स इक्वल टू 6x² -3 -7x, और हमें कह रहा है कि क्या फाइंड करना है, जीरोस। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें जीरोस फाइंड करना है तो इसका मतलब ये वैल्यू को हमें जीरो के इक्वल करना होगा। इस पूरे वैल्यू को हमें क्या करना होगा, जीरो के इक्वल करना होगा, और फिर हमें ये चेक करना होगा कि x की कौन सी वैल्यू पे ये जीरो होगा। यानी हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, बस सिंपल सा। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की ऐसी क्या वैल्यू रख दें कि ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो अब चलो सॉल्व करो। तो अब यहाँ पे वही पिछला वाला जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि पहले टर्म और लास्ट टर्म को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और हम मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। यही तो करना है। बट एक बात समझना, अगर आप इस क्वेश्चन में आप ऐसे करने गए, क्योंकि बहुत से बच्चे कर रहे होंगे या बहुत से बच्चे कर देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये तरीका नहीं करना है, ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा समझना, क्योंकि यहां पे ये जो 3 - 3 है ये कांस्टेंट टर्म है, पहली बात। दूसरी बात, जब हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं, यानी कि इस फॉर्म में लिखा जाता है। यानी कि जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर वाला टर्म है, वेरिएबल है, उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद वाला, और फिर उसके बाद वाला। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे x² तो पहले लिखा गया है, लेकिन ये x आखिरी में लिखा गया है, जबकि ये कहाँ लिखना जाना चाहिए था, बीच में, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसको रीअरेंज करोगे, आप इसको अरेंज करोगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहीं को गलत हो जाएगा, बहुत से बच्चे कर भी देते हैं, वो आंख बंद करेंगे और कहेंगे अरे ये तो हमको आता है, और बस सॉल्व कर दिए और पता चला गलत हो गया। तो हमें गलत नहीं करना है। तो सबसे पहले आप इसको चेंज करोगे, इसके ऑर्डर को। तो ऑर्डर क्या लिखा जाएगा भाई, जो सबसे बड़ा टर्म है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो 6x² पहले लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा -7x, फिर लिखा जाएगा -3 और इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, और सबसे पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना होता है। तो अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, अब बस सॉल्व करना है। सॉल्व करना मैंने आपको समझा दिया, बता दिया कैसे करना है। कुछ नहीं करना है कि बस हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 2 टर्म में, ठीक है। यहाँ पे कितने टर्म है, 3, तो यहाँ पे हमें टोटल 4 टर्म बनाने हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे होगा कि जो हमारा ये 6 है और यहाँ पे जो यहाँ पे 3 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, तो रिजल्ट आएगा यहाँ पे 18। अब इस 18 को हमें 2 टर्म में स्प्लिट करना है इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए, और यहाँ पे साइन किसकी है, माइनस की, और वो 2 टर्म ऐसे हो कि माइनस करने पे क्या आ जाए, मिडिल टर्म में देखो क्या है, 7 है, तो यहाँ पे लिख लो 7 आ जाए। बस यही करना है आपको। तो अब हम क्या करेंगे, हमें नंबर सोचना है। तो आप सोचो, 16 को 2 नंबर में ब्रेक करो इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आए और माइनस करने पे 7। क्या हो सकता है वो 2 नंबर, तो देख सकते हो यहाँ पे 9 और 2, 9 और 2। देखो 9 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, और 9 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7। तो बस यही आप यहाँ पे लिख दो। तो यानी कि अब देखो इस 7 को हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो 7 को स्प्लिट करके क्या लिख रहे हैं, 9 - 2। तो लेकिन x भी है साथ में, तो इसके साथ में x भी लिख दो, तो 9x - 2x, और ये लिख दो ब्रैकेट में। अब इसके देखो, अब इसको तो हमने स्प्लिट कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया इन दोनों 2 टर्म में, तो इसके बाद वाले लिख लो। इसके बाद में क्या था, -3 = 0 था, और इसके पहले क्या था, माइनस, और उसके 6x², तो इसको लिख लो, ठीक है। अब इसको लिख के सॉल्व कर लो। अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब बस हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो बस अब कॉमन ले लो और हो गया आपका जीरोस फाइंड। चलो करते हैं जल्दी से, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम ले लेंगे क्या, पहले कॉमन। लेकिन कॉमन लेने से पहले यहाँ पे देखो ब्रैकेट जो लगा है इसको हटाना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट हटाने के लिए, जब ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस साइन इसको चेंज कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2x, यहाँ पे बस हो गया, यहाँ पे -3 और इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लो और इन दोनों का पेयर बना लो। तो एक पेयर यहाँ बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया। अब मैंने आपको पिछले में बताया था कि जब हम कॉमन लेंगे तो इस तरीके से लेंगे कि जो कॉमन वाला पार्ट है वो
इस वाले में और इस वाले में, दोनों में सेम हो जाए। तो चलो यहां से कॉमन लेते हैं। तो देखो दोनों में x है तो इसलिए x तो कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। 6 में भी क्या छुपा है 3, 9 में भी क्या है 3, तो यानी कि 3 का कॉमन आ जाएगा। तो जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x और यहाँ पे क्या बचेगा -3। अब देखो यहाँ पे ये कॉमन आ गया। अब इसमें भी हमें इस तरीके से कॉमन लेना है कि जो टर्म यहाँ पे ये बन रहा है वही यहाँ पे भी बने। तो एक बात समझना, यहाँ पे ये देखो दोनों सेम ही हो रहा है, दोनों सेम हो रहा है ना। तो जब इस तरीके से दोनों पहले ही सेम हो जाए, बिना कॉमन लिए ही अगर हमें सेम सेम दिख रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख के 1 लगा दो और ये टर्म सीधा सीधा लिख लो, कोई टेंशन नहीं, बस हो गया =0। अब देखो यहां और यहां दोनों टर्म सेम है, दोनों सेम है, तो अब ये दोनों को लिख लोगे कॉमन। तो यहां पे अब क्या हो जाएगा 2x - 3, ये कॉमन चला गया। तो अब जो बचा है क्या बचा 3x + 1, तो 3x + 1 को एक साथ लिख दो, 3x + 1 को एक साथ लिख लेंगे और ये इक्वल हो रहा है 0 के। अब वही कॉन्सेप्ट कि ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल हो रहा है। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल कब होगा, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। ये 0 कब होगा, x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे कि ये 0 हो जाए। तो चलो फाइंड कर लेते हैं। तो एक बार हम इसको 0 रख लेंगे और एक बार हम इसको 0 रख लेंगे। तो देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। ऐसे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो ये +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा और x इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी आ गई और यहाँ पे भी आ गई। मीन्स की अगर x की वैल्यू 3/2 रखोगे, यहाँ पे x की वैल्यू 3/2 रखेंगे तो ये पूरा हमारा जो नंबर है ये क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही अगर x की वैल्यू -1/3 यहाँ पे रख दोगे, x की जगह पे ये वैल्यू रखोगे तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो x की वैल्यू -1/3 आया और यहाँ पे x 3/2 आया, ये दोनों हमारे क्या हो गए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना बड़ा ना लिख के, पॉलिनोमियल ना लिख के शॉर्ट में px लिख दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये किसके पॉलिनोमियल, ये किसके जीरोस है, यहाँ पे ये जो वैल्यू गिवन था इसके, यानी कि 6x² -3 -7x, ये इस पॉलिनोमियल की ये दोनों क्या है जीरोस हैं। समझ गए बात, यही था आपका क्वेश्चन। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए, आपको समझ में आया होगा कि हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है आपके बुक में कि आपको रिलेशन समझना होता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। अब इसको समझने से पहले इसको समझ लेते हैं। अब इसको मैं डायरेक्ट तो नहीं बताने वाला आपको, पहले इसको प्यार से, बहुत प्यार से, आराम से समझ लेते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे आगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि यही सब चीजें हैं जो आपके 10th में आती हैं। अब बात समझना, सबसे पहले कह लो कि एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब एक बात समझो, यहाँ पे आप देखो इसको पहले एक बार अच्छे से, मैंने हालांकि जो पहली क्लास है उसमें मैंने हर चीज डिटेल में बताया था, बट एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। देखो समझो, यहाँ पे ये जो x² और x है, ये जो x² और x है, ये क्या है, ये आपका वेरिएबल है, ये वेरिएबल होता है। ठीक है, ये वेरिएबल है। और यहाँ पे जो a b और c, ये जो a b c है, ये क्या है, ये आपके कांस्टेंट हैं। ये आपके क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि a b c की वैल्यू, मैं जब बोल रहा हूं कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि a b c यहाँ पे कांस्टेंट है और इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब मैं कह रहा हूं ना कि a b c यहाँ पे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब है कि a b c की जगह पे आप नंबर्स यूज करोगे, नंबर्स लिखोगे, नंबर्स।
नंबर्स लिखे जाएंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर और एक्स के प्लेस पे कोई नंबर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आप नंबर लिख दिए तब तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म रहा ही नहीं, है ना। तो आप यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए आप लिखते हो ना, जैसे लिखा आपने 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, बस। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे ये जो 3 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को, और यहाँ पे जो 5 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b को, और यहाँ पे जो -2 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, c को। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो 3 है, ये जो 3 है ये क्या है, a, जो 5 है यहाँ पे क्या है, b, और ये जो -2 है ये क्या है, c। समझ गए बात को। अब देखो ये आपको समझ में आया। अब देखो इसी पे आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि रिलेशन पूछा जाता है, रिलेशन पूछा जाता है, और इसी को आप क्या बोलोगे, देखो, हाँ, तो देखो ये जो एबीसी है, तो एबीसी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये वाला क्या है, बी का, यानी कि आप यहां पे कह सकते हो एबीसी क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, और यहां पे होता है आप एक्स की पावर 0, लेकिन वो लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है, तो इसको कह सकते हो कि ये किसका कोफिशिएंट है, सी का, ठीक है। तो यानी कि ए बी सी आपके क्या है, कोफिशिएंट है। अब यहां पे ये बात हो गई, ओके। अब देखो ये पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे x की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, x की क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे, और x की वैल्यू जो फाइंड होके आता है, x की वैल्यू जो फाइंड होके आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, उसी को क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ गए ना भाई। देखो अभी हम लोगों ने यही तो किया। यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे जब हमने इस पॉलिनोमियल को सॉल्व किया तो x की दो वैल्यूज आई, एक ये आया और एक यहाँ पे ये आया। तो ये जो दोनों वैल्यू है, इन्हीं दोनों वैल्यू को तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको और इसको, इन्हीं दो वैल्यूज को हम क्या बोल रहे हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कह रहे हैं ना। तो बस वही चीज यहाँ पे है कि जब हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की कुछ वैल्यू आएगी, और x की जो वैल्यू आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ गए बात को, ओके। तो अब यहाँ पे देखो दो बातें हो गई, यानी कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल था, इस पॉलिनोमियल में हमने दो बात जानी, पहला जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जाना हमने, और दूसरा हमने जाना कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, एबीसी है, और इसका जो x की वैल्यू आएगा वो क्या होगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे कि ये लास्ट क्वेश्चन किया था हमने, इसी को एग्जाम्पल मान के समझते हैं। जैसे यहाँ पे था 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है, क्या था, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू ये 0 हुआ था। और हमने यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया था तो x की दो वैल्यूज आई थी, x की दो वैल्यू क्या क्या आई थी, एक वैल्यू आया था 3/2 और एक आया था -1/3। तो एक आया था 3/2 और एक x की वैल्यू आया था क्या, -1/3। x की दो वैल्यू आई थी, एक यहाँ पे ये आया था और एक वैल्यू ये आया था, ठीक है। अब बात समझो, यानी कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल था, इस पॉलिनोमियल के x के दो आंसर आए थे, ये दो आंसर हो गए, और इन्हीं को हमने क्या कहा था, जीरोस। ये क्या थे, जीरोस थे आपके, ये थे जीरोस। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, यानी कि ये 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है, तो आप लिख सकते हो इसको a इक्वल टू 6। ऐसे देखो -7, तो -7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b को, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7। और यहाँ पे c इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -3, क्योंकि देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसी फॉर्म में ये भी लिखा गया है। तो यहाँ पे ये जो 6 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, a, -7 b को, और यहाँ पे -3 c को, समझ गए। अब एक रिलेशन पूछा जाता है, क्या इस जीरोस और ये जो कोफिशिएंट आया, इन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का एक रिलेशन होता है, इसी को हमको समझना है, रिलेशन, इन्हीं के बीच का रिलेशन समझना है। इन दोनों के बीच में हमें क्या समझना है, रिलेशन समझना है,
समझ गए? तो क्या होता है रिलेशन इनके बीच का, तो चलो समझते हैं। समझ गए ना? पहली बात तो आपने जीरो समझ लिया कि इस पॉलिनोमियल का जो x की वैल्यू आएगी जिसको रखने पे ये जीरो हो जाएगा वो उसको हम कह रहे हैं जीरोस, और कोफिशिएंट क्या है जो यहाँ पे वैल्यूज लिखी गई हैं, यानी ये जो नंबर्स लिखे गए हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके कोफिशिएंट हो जाते हैं। तो इसी कोफिशिएंट और इसी जीरोस में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो समझते हैं। तो वो रिलेशन यहाँ पे है, अब इसको समझो। अब कह रहा है कि यहाँ पे देखो एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कराया गया है px, क्या लिखा गया है, लिखा गया है px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब यहां पे देखो इस पॉलिनोमियल में जो a b c है ये क्या है, तो a b c आपके क्या है, कोफिशिएंट है, ये सब कोफिशिएंट है। और यहां पे एक बात समझना, इसका क्या आएगा, जीरोस भी तो आएगा, यानी इसका जीरोस भी तो बनेंगे। अब वो जीरोस क्या होंगे, अब बात समझना, ये क्या है, ये जो लिखा हूं क्या ये कोई नंबर तो है नहीं, यानी ऐसा कोई नंबर तो है नहीं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और जब ऑब्वियस सी बात है ये अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो इसका जो जीरोस बनेगा वो भी कोई स्टैंडर्ड नंबर ही, यानी स्टैंडर्ड वेरिएबल ही होगा, कुछ वेरिएबल ही आएगा, क्योंकि ना मुझे इसकी वैल्यू पता है। तो जब मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो रूट आएगा, इसका जो जीरोस आएगा वो हमें कैसे पता होगा, वो हमें नहीं पता होगा। तो उसी को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा, उसको हम रिप्रेजेंट करा देते हैं अल्फा और बीटा से। समझे नहीं समझे? देखो अब समझोगे। देखो जैसे अब यहाँ पे देखो ये सब थोड़ा सा हटा दो, बहुत सारा हो गया, अब यहाँ पे ये सब हटाओ, देखो समझो। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप समझना, यहाँ पे देखो ये हमारा पॉलिनोमियल था, इस पॉलिनोमियल में हमने कहा 6 - 7 - 3 ये क्या है, ये आपके कोफिशिएंट हैं, इनको हमने कहा ये क्या है, कोफिशिएंट है। और इनको सॉल्व करके हमने यहाँ पे ये और ये दो वैल्यूज हमने फाइंड किया था और इसको हमने कहा था जीरोस। अब एक बात समझो, तो यहाँ पे ये जो 3/2 और -1/3 है, ये जो जीरोस है तो यही आपका डिनोट कर रहा है अल्फा और बीटा को, यानी ये डिनोट कर रहा है अल्फा को और ये डिनोट कर रहा है बीटा को। ये आपका अल्फा है और यही आपका बीटा है। यहाँ पे सर लेकिन x इक्वल टू 3/2 आपने लिखा है और x इक्वल टू -1/3 लिखा हुआ है, x की दो अलग अलग वैल्यूज हैं। हाँ क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने ये पढ़ा है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x की पावर 2 होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, या तो दो रूट बनेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो यानी कि हाईएस्ट इसका जो आंसर यानी x की जो वैल्यू आएगी वो या तो 2 आ सकती है, यानी x की वैल्यू या तो 2 आ सकता है या 1 हो सकता है और या 0 हो सकता है, कुछ भी ना है। तो ये कंडीशन क्या है सर, ये तो आपने बताया नहीं, ये इसलिए नहीं बताया हूं क्योंकि ये आने वाला जो चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग इसको वहां समझेंगे, वहां पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं हम नेचर ऑफ रूट। ये क्या है आपका नेचर ऑफ रूट, ये आगे का कॉन्सेप्ट है इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक है। ये है नेचर ऑफ रूट, ये आगे है आपका सिलेबस में, तो आगे समझेंगे। अभी के लिए बस ये समझो कि यहाँ पे x की इसको सॉल्व करने पे दो आंसर आए थे ना, तो इन दोनों को, एक को हमने अल्फा मान लो, एक को हम बीटा मान लिए, तो ये अल्फा बीटा हो गया। और यहाँ पे जो नंबर्स दे वो ए बी सी क्या हो गए, कोफिशिएंट। तो इन्हीं का हम यहाँ पे रिलेशन बनाते हैं। क्या रिलेशन बन जाता है समझना, ये रिलेशन बन जाता है कि ये जो ए बी और सी, ए बी सी ये जो है ठीक है, ये जो ए बी सी है ये क्या है आपके कोफिशिएंट हो गए, और जीरोस में हमने क्या मान लिया, अल्फा और बीटा। तो रिलेशन ये बनता है कि अगर हम इनके जीरोस को ऐड करेंगे, सम ऑफ जीरोस, अगर हम जीरोस को ऐड करेंगे सम ऑफ जीरोस, तो ये इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ किसके, तो कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे x के, जिसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं -b/e, डायरेक्ट आप लिख सकते हो -b/a, और सम ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा और बीटा का जो सम है वो -b/a के इक्वल होता है। ये हमें डायरेक्ट याद करना है,
यानी कि ये कॉन्सेप्ट है जो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए। दूसरा क्या है कि अल्फा बीटा इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो इक्वल होगा सी बाई ए के, ये उसके कोफिशिएंट ऑफ सी बाई ए के इक्वल होगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम इसी क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। तो चलो यहाँ पे इसके ऊपर हम अप्लाई करके देखते हैं। देखो चलो भाई, इसको तो पूरा हौच पौच हो गया, फिर से करते हैं, ठीक है। चलो देखो, हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन था 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। और जब हमने इसको सॉल्व किया था x की दो वैल्यू आई थी, एक आया था 3/2 और एक x की वैल्यू कितना आया था -1/3। ठीक है, यही आया था, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। हाँ, तो x की वैल्यू 3/2 आया था और -1/3 आया था और यही था। ठीक है, तो अब देखो, अब यही जो रिलेशन हमने सीखा अब इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके समझते हैं। तो देखो हमने क्या सीखा, क्या हमने जाना, कॉन्सेप्ट क्या था, रिलेशन था, किसके बीच में रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का ही रिलेशन था। क्या रिलेशन था, रिलेशन ये था कि अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल ax² प्लस bx है प्लस c इक्वल टू 0 है, तो ये जो a b c ये क्या होंगे, ये होंगे कोफिशिएंट, और इसका जो जीरोज आएगा वो आएगा अल्फा और बीटा। तो कह रहा था कि क्या रिलेशन बनेगा, कह रहा था कि अल्फा और बीटा को जब हम जोड़ेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा इसके कोफिशिएंट -b/a के, और जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा c/a के। यही था रिलेशन। अब इसी रिलेशन को हम इस वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। अब देखो, ये जो हमारा आंसर आया और ये जो x की वैल्यू आया, तो ये आपका बीटा मान लो और ये आपका अल्फा मान लो, यानी अल्फा है यहाँ पे 3/2 और बीटा है -1/3। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो अल्फा कितना है 3/2, तो अल्फा की जगह पे 3/2 करेंगे, और बीटा की जगह पे -1/3, तो प्लस में बीटा की जगह पे -1/3 करो। अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो सॉल्व होके क्या हो जाएगा, ये तो 3/2 हो जाएगा, प्लस माइनस -1/3 होगा। बेस यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, तो बेस सेम करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या आ गया 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 - 2, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7/6। यानी कि जब हमने अल्फा प्लस बीटा किया तो कितना आया 7/6 आया। तो अब देखो, कह रहा था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा -b/a के, -b/a के, तो कह रहा है कि ये -b/a के इक्वल होगा, तो चलो -b/a के इक्वल करके देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू देखो यहाँ पे 7 नहीं है, b की वैल्यू 7 नहीं है, -7 है। ध्यान देना, b की वैल्यू क्या है -7 है, तो b की वैल्यू यहाँ पे है -7। तो अब यहाँ पे रखो, b की जगह पे क्या रखेंगे -7, और ये माइनस का साइन पहले से ही है, ये माइनस का साइन रिलेशन का है, ठीक है, फॉर्मूले का है, रिलेशन का है। ये मत समझना ये तो 7 के साथ आया है माइनस, नहीं, वो रिलेशन का है, ठीक है। और b का साइन क्या है, -7 है, तो यानी कि यहाँ पे माइनस का साइन पहले से था और b की वैल्यू -7 था, डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी है वहां पे 6 है, तो यहाँ पे 6 रख दो। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7/6। ये देखो दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं, यहाँ भी 7/6 आया, यहाँ भी 7/6 आया, यानी ये आपका LHS था और ये आपका RHS था। दोनों वेरीफाई हो रहा है, दोनों वेरीफाई हो रहा है कि जब हम इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं उनका और कोफिशिएंट के बीच में हम रिलेशन क्या देख रहे हैं कि अगर इस वैल्यू का जो भी यहाँ पे क्या आएगा रूट आएगा, अगर उन दोनों रूट को हम जोड़ेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएगा इसी पॉलिनोमियल के जो b/-b/a के। और इसी तरीके से अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करके देखते हैं। अब प्रोडक्ट करके देखते हैं भाई, देखो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, तो देखो यहां से सिंप्लीफाई हो जाएगा और रिजल्ट में क्या आएगा -1/2 आएगा। तो ये किसकी वैल्यू है, अल्फा और बीटा की।
लेकिन कह रहा है कि अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए के इक्वल होगा। तो चलो करके देखते हैं। तो सी बाई ए, तो सी बाई ए, तो देखो सी कहाँ है, तो ये है सी। सी की वैल्यू कितनी है, -3 है। सी की वैल्यू कितनी है भैया, -3, तो यहाँ पे -3 हो गया। और ए की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो यहाँ पे रख दो 6। अब देखो इनको सिंप्लीफाई कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो रिजल्ट में क्या आया, -1/2। तो देखो दोनों की वैल्यू सेम आ गई कि नहीं, यानी अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करोगे तो भी कितना आएगा, -1/2, और यहाँ पे सी बाई ए ले लोगे तो भी कितना आएगा, -1/2। समझ गए। तो यही था आपका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिलेशन है, क्योंकि मैं सच बताऊं तो ये जो रिलेशन आपको लिखा गया है ना, इसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशन पे। समझ गया ना बात को। तो इसलिए ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और आपका जो सिलेबस में अगर आप अपना एक्सरसाइज उठा के देखोगे तो यही क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में अभी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये फॉर्मूला कैसे बना, कैसे डेराइव होके बना, अगर आपको चाहिए, अगर आप जानना चाहते हो कैसे बना, क्योंकि मैंने इसमें नहीं रखा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और अभी उसका डेरिवेशन आपका यूज में भी नहीं है। बट अगर आपको मन है कि जानना है कि सर प्लीज बताओ कि कैसे आया, तो आप कमेंट में बता देना। इसके लिए मैं आपको छोटा सा शॉर्ट वीडियो अलग से बना के दे दूंगा, आप वहां से सीख सकते हो कि ये आखिर में फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो चलो अब हमने ये जो कॉन्सेप्ट सीखा, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये है। अब यहां पे क्वेश्चन देखो, यहां पे एक लाइन बस आपको देखनी है, क्या, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यहां पे देखो ये जो पहला क्वेश्चन है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो। तो यानी कि हमने दो कॉन्सेप्ट सीखा था। पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखा था, जीरोस फाइंड करना। तो जब हमने जीरोस फाइंड करना सीखा, पहला कॉन्सेप्ट था। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने सीखा जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया कि यहां पे एक पॉलिनोमियल दे दिया, कहा कि इसका पहले जीरोस फाइंड करो, फिर जो जीरोस आएगा उस जीरोस के इसके कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई कराओ। तो अब बताओ आप कर नहीं लोगे क्या अब आप इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो यहाँ पे दिया है इसका जीरोस फाइंड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर, हमने सीख लिया कॉन्सेप्ट। क्या इसके जो कोफिशिएंट और जीरोस के साथ रिलेशन है, क्या अब हम वो नहीं बता सकते? दोनों बता सकते हैं। तो चलो कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखो हमारा पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और इसका हमें फाइंड करना है जीरोस। तो अगर जीरोस फाइंड करना है तो इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल इक्वल होगा 0 के, तो हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे। और अब हम करेंगे क्या, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमने क्या बताया था कि जो यहाँ पे a होता है और जो c होता है दोनों का मल्टीप्लाई करना रहता है। बट यहाँ पे देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 का 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, अब इस 10 को हमें क्या करना है, दो नंबर में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, लेकिन ऐड करने पे, यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का, तो ऐड करने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या लाना है हमें, 7 को स्प्लिट करना है ना। तो अब आप जल्दी से सोच के बताओ वो दो नंबर क्या हो सकता है, मन में सोच लो अपने, सोच लिए। देखो 5 और 2 दिख रहा होगा कि यहाँ पे 5 और 2, 5 2 जा 10, और 5 में हम ऐड करेंगे 2, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो बस अब यहाँ पे हम 7x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 2, तो इसको लिख लो 5x प्लस 2। ठीक है, अब देखो इसको हमने स्प्लिट किया है, इसको स्प्लिट करके हमने ये लिख दिया। तो अब इसके बाद वाले जो टर्म जैसे हैं उनको वैसे ही लिख दो। तो यहाँ पे प्लस का 10 था, तो यहाँ भी आप भी प्लस का 10 इक्वल टू 0 लिख दो। और इसके पहले क्या था, यहाँ पे प्लस में एक्स स्क्वायर था, तो आप भी प्लस में एक्स स्क्वायर लिख दो। अब ये यहाँ पे ये ब्रैकेट हटा दो आप, ठीक है, और यहां से अब क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनेगा। ठीक है, पेयर बना के कॉमन लो, तो देखो यहाँ पे सिर्फ x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 5, और यहाँ पे कॉमन आएगा क्या,
प्लस में 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे दोनों सेम हो गया ना, x प्लस 5 x प्लस 5, तो यहाँ पे x प्लस 5 भी क्या आ जाएगा कॉमन, तो बचा क्या x प्लस 2, तो इनको एक साथ लिख दो x प्लस 2, तो ये इक्वल टू क्या हो गया 0। अब हमको ये भी पता है कि सर अब इक्वल टू 0 हो रहा है, तब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये हमने सीख लिया, जान लिया। अभी तक तो हम रट रहे थे, अब हमको रटने की जरूरत नहीं है। अब हम इनमें क्या करेंगे, देखो x प्लस 5 और x प्लस 2 ये इक्वल हो रहा है 0 के, तो इसका मतलब एक बार या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो इन दोनों को एक एक बार 0 रख के चेक कर लो, एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई -5, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गया -2। तो हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो इसके जीरोस क्या क्या आ गए -5 और -2। तो अब मैं यहाँ पे इन सबको रफ कर दे रहा हूं, और अब हम इसको वेरीफाई कराएंगे इसके कोफिशिएंट और जीरोस को। ठीक है, तो मैं एक बार लिख दे रहा हूं। लेकिन अब देखो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा था x² प्लस 7x प्लस 10, और इसका जो जीरोस आया वो क्या आया -5 एंड -2, ये इसके जीरोस आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें वेरीफाई कराना है रिलेशन, वेरीफाई कराना है रिलेशन किसके साथ, जीरोस के साथ और कोफिशिएंट के साथ। तो देखो ये हमारा जीरोस है, तो इसको अल्फा कह दो, इसको बीटा कह दो। और बात करी जाए कोफिशिएंट की, तो देखो यहाँ पे देखो x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यानी a की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो लिख लो, कोफिशिएंट भी लिख लेते हैं, कोफिशिएंट भी आप लिख दो। ठीक है, कोफिशिएंट भी लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1 है, फिर इसी तरीके से ये देखो b है, b की वैल्यू कितनी है 7, तो आप लिख सकते हो b इक्वल टू 7, और यहाँ पे देखो c की वैल्यू कितनी है 10 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 10। तो अब हमें यहाँ पे जीरोस और कोफिशिएंट मैंने आपको लिख दिया। अब रिलेशन क्या था वो लिख लो, रिलेशन ये था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के। तो हम पहले LHS सॉल्व करते हैं। LHS हमारा क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख लो यहाँ पे, तो देखो अल्फा कितना है -5, तो अल्फा की जगह पे -5 प्लस बीटा की जगह पे -2, तो बीटा की जगह पे -2। तो इनको सॉल्व करो, -5 देखो प्लस माइनस माइनस, और ये सॉल्व होके कितना आ गया -7। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -7, अल्फा प्लस बीटा की। तो ये हमारा LHS है। अब RHS क्या है हमारा -b/a, तो अब इसको सॉल्व करो, तो RHS ले लो। अब RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -b/a। ठीक है, -b/a। अब यहां से देखो b की वैल्यू कितनी है 7, तो b की जगह पे क्या रख दो आप 7, और यहाँ पे माइनस का साइन पहले से है, और a की वैल्यू कितनी है 1 है। तो आप देखो -7/1 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस का 7 ही लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे देखो LHS की जो वैल्यू थी वो कितनी आई -7, और ऐसे ही RHS की जो वैल्यू थी वो कितनी आई -7। दोनों का आंसर सेम है, तो इसलिए दोनों वेरीफाई हो रहे हैं, तो लिख दो हेंस वेरीफाइड। इसको आप लिख सकते हो वेरीफाइड हो गया ये, है ना। तो यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये आप इस तरीके से वेरीफाई करा सकते हो। ऐसे ही आप यहाँ पे इनका प्रोडक्ट भी वेरीफाई करा सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या था, ये तो प्लस था, सम था। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है कि अल्फा और बीटा इक्वल टू होता है c/a के, अल्फा और बीटा इक्वल होता है c/a के। तो देखो अल्फा कितना है, अल्फा की वैल्यू है -5, अब बीटा की वैल्यू कितनी है -2। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10, और यहाँ पे c/a, तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 10, तो c की जगह पे 10, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो a की जगह पे 1। तो ये देखो ये भी कितना हो गया 10। तो देखो ये हमारा LHS था और ये हमारा RHS था, दोनों क्या है इक्वल, तो इसका मतलब ये भी क्या हो रहे हैं वेरीफाइड। तो बस आपको जब ये क्वेश्चन आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो बस आपको यही करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसका आप क्या निकाल लो जीरोस, फिर जीरोस को निकालने के बाद उसके
कोफिशिएंट और जीरोस का आप क्या करा दो, रिलेशन वेरीफाई करा दो। दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे तो ये कैसे होगा, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये बस डराने के लिए है। यहाँ पे देखो पी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, लेकिन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 3 टर्म होते हैं, लेकिन सर यहाँ पे तो 2 ही है। और वो 2 टर्म कौन कौन सा है सर, एक्स स्क्वायर वाला है यानी ये वाला टर्म है, और माइनस 3 यानी कि सर ये लास्ट वाला है, ये बीच वाला गायब है। अगर ये बीच वाला गायब है तो हम इस बीच वाले को इसलिए गायब कर रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 रही होगी। बी की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी ना, तो इसीलिए तो इसको अगर मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 3, सॉरी यहाँ पे प्लस लिख लो या माइनस कुछ भी लिख लो, प्लस लिख लो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3। अब ये जो 0 है ये किसको रिप्रेजेंट करा रहा है, b को। यहाँ पे ये जो 0 है ये किसको रिप्रेजेंट करा रहा है, b, यानी b की वैल्यू 0 रही होगी, इस वजह से ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। समझ गए बात, तो अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब चाहो तो आप इसको इस तरीके से रहने दो, इसको आप इस तरीके से लिखा रहने दो, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये इक्वल होगा 0 के, ये इक्वल होगा 0 के। तो देखो ये माइनस का 3 इधर आएगा, ठीक है, ये माइनस का 3 इधर कर दो, तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 यहाँ पे सिर्फ एक नहीं 2 आएगा, यानी एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी। एक एक्स की वैल्यू क्या आएगा आपका, एक एक्स की वैल्यू आपका आएगा प्लस में अंडर रूट 3, और एक एक्स की वैल्यू आएगा आपका माइनस में अंडर रूट 3, और इसको आप अल्फा बोल सकते हो और इसको आप बीटा बोल सकते हो। ठीक है, अब इसको समझ लो कि सर यहाँ पे ये 2 बार कैसे आपने लिख दिया, एक प्लस में एक माइनस में, ये समझ लेते हैं, ये समझ लेते हैं ना भाई। चलो देखो, तो अब यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसे है, ऐसे समझो। देखो जैसे आप 2 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है 4, माइनस 2 का स्क्वायर करो तो भी कितना आएगा 4 ही आएगा। यानी कि अगर हम 4 का अंडर रूट लें तो 2 भी हो सकता है और माइनस 2 भी हो सकता है, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर करने पे कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर करने पे भी 4 आ रहा है, और माइनस 2 का स्क्वायर करने पे भी 4 आ रहा है। तो जब हम 4 का रूट निकालेंगे तो 2 भी हो सकता है और उसका आंसर नॉट 2 माइनस 2 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना, बस यही कारण है। अब यहाँ पे देखो, जैसे अभी हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है 3, तो इसका मतलब x यहाँ पे स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पे बात समझना, अगर मैं आपसे कहूं माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, बट अगर हम माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी रिजल्ट कितना आएगा 3। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं तो भी 3 आ रहा है, और माइनस रूट 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी 3 आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, यानी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी 2 वैल्यूज लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्लस वाला अल्फा और यहाँ पे माइनस वाला, समझ गया ना बात को। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक सॉल्व हो गया, और ये दोनों हमारे क्या आ गए जीरोस। अब कह रहा है वेरीफाई कराना है रिलेशन, तो वेरीफाई करा दो। वेरीफाई कराने के लिए इसको रफ कर देते हैं ना भाई, अब इसकी जरूरत तो है नहीं, ये तो सॉल्व हो गया। अब तो इसको हटाओ अब, ठीक है, अब इनको रहने दो क्योंकि यहाँ यही से तो सॉल्व करना है हमें। तो देखो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कह रहा है कि किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। तो चलो करके देखते हैं। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है प्लस का 3, और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का रूट 3। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी रूट 3 माइनस रूट 3, सॉल्व होकर रिजल्ट क्या आ गया 0। अब देखो b की वैल्यू कितनी है, तो देखो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, तो b की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 1 है,
तो 1, तो इसको लिखोगे क्या, 0 ही लिखा जाएगा। तो ये हमारा LHS है, LHS में कितना आया 0, RHS में भी कितना आ रहा है 0, इसका मतलब ये दोनों क्या है, वेरीफाइड है। ठीक है, आगे का कॉन्सेप्ट क्या था, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इक्वल होना चाहिए C/A के, तो चलो मल्टीप्लाई करो। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, √3 का मल्टीप्लाई होगा -√3 के साथ। तो देखो √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे माइनस के साइन के साथ। तो अल्फा बीटा करने पे क्या आया, -3 आया। अब C की वैल्यू देखो, C की वैल्यू कितनी है, तो C की वैल्यू कितनी है -3, तो C की जगह पे रखेंगे -3। A की वैल्यू कितनी है 1 है, 1, तो यानी इसको सॉल्व करके हम क्या लिखेंगे -3 ही लिखेंगे। तो देखो C/A की वैल्यू -3 आया और अल्फा बीटा की वैल्यू -3, यानी दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, यानी LHS और RHS दोनों क्या हो रहा है, इक्वल। तो यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है, वेरीफाइड हो रहा है। बस हो गया, ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक आपको 2 कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए आपके सिलेबस का। पहला जीरोस फाइंड करना, और दूसरा जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का क्या रिलेशन। अब उसके बाद एक तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट है, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये समझ लो अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे उसका उल्टा है। क्या उल्टा है, अभी तक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता था और हम जीरोस फाइंड करते थे, अब इसी का उल्टा कर देगा। अब आपको जीरोस दे देगा और कहेगा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्या होगा। तो जब हम जीरोस से, अगर हमारे पास जीरोस दिए गए हैं, देखो यहाँ पे कह रहा है अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है। तो इस अल्फा और बीटा का यूज करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो ये है उसका तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का। यानी कि आपको क्या करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो यानी कि आप इसको मैं इस तरीके से भी लिख दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सको कि जब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा, अगर हमें क्या गिवन है, गिवन है, अगर गिवन क्या है, जीरोस, जीरोस अगर गिवन है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना रहेगा, तो बस सिंपल सा तरीका है, x² माइनस, यहां पे लिखोगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, इनके साथ में x रहेगा, और प्लस में यहां पे लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अभी रटने की भी जरूरत नहीं है भाई, देखो रटने की जरूरत थोड़ी है। अब आप देखो यहाँ पे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर रहे थे, देखो जब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर रहे थे, यानी कि जब हम यहाँ पे जीरोस फाइंड कर रहे थे, तो हम इस मिडिल टर्म को क्या कर रहे थे, स्प्लिट कर रहे थे। और स्प्लिट करने के लिए हम यहाँ पे इसको स्प्लिट कर रहे थे, तो जब स्प्लिट करते थे तो यहाँ पे देखो प्लस के फॉर्म में लिखते थे, है ना, और आखिरी वाले को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते थे। तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखेंगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनाना होगा, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस आएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखोगे। यानी कि एग्जांपल के लिए अगर हम कह दें कि हमारे पास एक अल्फा जीरोस जो गिवन है, जीरोस वो है अल्फा और बीटा, ये गिवन है, और कहेगा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगा, तो सिंपली आप बना दोगे कि हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, अब प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा बीटा, बस हो गया। अब इसी को नंबर में कह लो, अगर मैं कह दूं अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू 5 है, तो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, तो बस अब यहां पे रख दो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा 3 है, बीटा 5 है, दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 5 और 3 8, और मल्टीप्लाई में क्या है x प्लस, फिर अल्फा बीटा, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15। तो लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार। कितना इजी है, कितना इजी है, कुछ करना ही नहीं है, बस हो गया, खत्म बात, है ना, समझ गए बात को। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब क्वेश्चन दिया जाएगा आपको क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान देना, एक लाइन लिखी रहेगी, अगर लाइन लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोस, अगर क्वेश्चन में ये लाइन लिखा है सम ऑफ जीरोस
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर ये लाइन लिखा है तो इसका मतलब है कि वहां पे सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है और अल्फा और बीटा की वैल्यू प्रोडक्ट करके दिया है। और अगर कुछ नहीं लिखा, अगर ये सम और प्रोडक्ट नहीं लिखा है तब आप उसको अल्फा और बीटा ही मानोगे। नहीं समझ में आया ना कि सर क्या बोल रहे हो आप? अब समझोगे। देखो पहले ये क्वेश्चन करो, यहां पे देखो क्या है, कह रहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का तरीका हमने क्या बताया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा। कह रहा है कि अब देखो वही मैं जो बताया था, ध्यान से समझना, मैंने बताया ना सम देखना है, क्या लिखा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -5 और 6। ध्यान देना, ये जो -5 और 6 है तो ये -5 अल्फा की वैल्यू नहीं है और ये जो 6 है ये बीटा की वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये बीटा की वैल्यू नहीं है, ध्यान से समझना, यही मैं बोल रहा था। क्वेश्चन में हमें ये देखना है सम ऑफ प्रोडक्ट। सम मतलब कि ये जो -5 है ये अल्फा और बीटा की वैल्यू है, ना कि अल्फा की वैल्यू। और ऐसी तरीके से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 6। समझे, -5 अल्फा की वैल्यू नहीं है और 6 बीटा की वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में सम ऑफ प्रोडक्ट लिखा हुआ है। अगर सम लिखा है तो इसका मतलब -5 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले ही सॉल्व करके दिया है। तो हम यहां पे जब इक्वेशन बनाएंगे तो अब हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम की वैल्यू कितनी है, -5, तो इसकी जगह पे आप रख दो -5 और यहाँ पे x है, प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है -6, यहाँ पे 6 लिख दो। अब इसको एक लाइन और सॉल्व कर लो, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +5x + 6। तो ये हमारा इक्वेशन बन के तैयार, ये इक्वेशन बन के तैयार। बस ये करना है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन जब रहेगा तो ध्यान से समझना, सम ऑफ प्रोडक्ट लिखा होना चाहिए, नहीं तो तुम इसको अल्फा और इसको बीटा मान के, फिर तुम इसको अल्फा अगर मान लिए और इसको अगर तुम बीटा मान लिए तो फिर तुम करोगे सम करोगे अल्फा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है -5, बीटा की वैल्यू है 6, और जब तुम सम करोगे तो आंसर आएगा 1 और यहाँ आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा है और ये ऑलरेडी अल्फा बीटा है। तो जब ये ऑलरेडी सम ऑफ प्रोडक्ट करके दिया है तो हम सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन समझो। देखो अब यहां पे देखो, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 and -3। इसमें यहां पे कहीं भी सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं लिखा है, इसका मतलब ये जो 1 है ये अल्फा की वैल्यू है, ये अल्फा की वैल्यू है, और ये जो -3 है ये बीटा की वैल्यू। देखिए यही है आपका डिफरेंस, ये आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। तो अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, और बीटा की वैल्यू आपको कितनी दी है, -3, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये तो रट लो भैया, और प्लस अल्फा बीटा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, x² माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1, तो अल्फा की जगह पे 1, प्लस बीटा की वैल्यू -3, तो यहाँ पे लिख दो -3, और यहाँ पे ये x है मल्टीप्लाई में, प्लस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, तो यानी कि 1 × -3। अब यहाँ से x² माइनस, अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो 1 - 3, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई -3, x² माइनस, अब देखो इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2x आएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो x² + 2x, और यहाँ पे क्या है माइनस का 3, तो ये हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। समझ के बात को, हमें ये चीज देखना होगा कि ये अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है या सम ऑफ प्रोडक्ट की गिवन है, ये हमें चेक करना रहेगा, बस इतना ही चेक करना है, बाकी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आपको एक तरीका तो ये हो गया, या तो आप इसकी वैल्यू को इस तरीके से फॉर्मूले में लिख के सॉल्व कर लो, या फिर आप अलग से पहले अल्फा और बीटा को निकाल लो, तो अल्फा बीटा को अलग से सॉल्व कर लो, तो अल्फा और प्लस बीटा
ये यहां पे आप अलग से सॉल्व कर लो पहले चाहो तो, ठीक है, और फिर बीटा निकाल लो प्रोडक्ट। ठीक है, या तो आप पहले एक स्टेप पहले ये कर लो कि पहले आप इनको ऐड कर लो, फिर प्रोडक्ट कर लो, फिर जो वैल्यू आए डायरेक्ट फॉर्मूले में लिख दो, या तो फिर इसी फॉर्मूले में ही रख के सॉल्व कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है, जो तुम्हें अच्छा लगे। चलो आगे समझते हैं हम अपना कॉन्सेप्ट। तो अब हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके जो बुक का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया, यही आपका कॉन्सेप्ट था, बस इतना ही। अब बाकी का जो पढ़ाई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तो वो हम पढ़ेंगे अगला आपका जो चैप्टर है, जो कि है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ही आपका पूरा एक चैप्टर ही है इस नाम पे। तो उसमें बाकी जो और आपकी जो डिटेल में है, जो नेचर ऑफ रूट है, और जिस तरीके के कई सारे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे जिनका आप कहोगे कि सर इनका हम कैसे जीरोस फाइंड करेंगे, तो वो सब चीजें हम वहां सीखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, कुछ नहीं, कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इन सब का सबसे पहले क्या फाइंड करो, जीरोस फाइंड करो। जीरोस फाइंड करने के बाद हमको वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो अब मुझे पता है कि आप दोनों कर ले जाओगे, अब आप हो गए हो धुरंधर, अब आपको दोनों ही चीजें आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जीरोस भी फाइंड कर लोगे और आप उनके बीच का रिलेशन भी बता लोगे। और यहाँ पे देखो वो जो मैं कह रहा था ना कि देखो यहाँ पे क्या गिवन है x, तो यानी कि इसको लिखोगे px। यहाँ पे देखो गिवन है u, तो यानी कि इसको क्या लिखा जाएगा pu। pu इक्वल टू, देखो यहाँ पे लिखा है t, तो यहाँ पे लिखा जाएगा pt। ऐसे देखो यहाँ पे लिखा है s, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा ps इक्वल टू, है ना। तो यानी कि वही है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो आप उसको किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब आप कर ले जाओगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, जीरोस फाइंड करना है। यहां पे देखो क्या गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन में सम एंड प्रोडक्ट लिख दिया तो इसका मतलब है कि ये जो 1/4 है ये किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की, और ये जो -1 है ये किसकी वैल्यू है, अल्फा बीटा की। ये मत समझ लेना कि ये अल्फा है और ये बीटा है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो √2 का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और 1/3 क्या है, अल्फा बीटा, क्योंकि लिखा है ना सम एंड प्रोडक्ट। तो भाई सम एंड प्रोडक्ट दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड बनाना है, तो क्या अब आप नहीं बना पाओगे, बना ले जाओगे, है ना। बहुत सिंपल है, अब आराम से कर ले जाओगे इसको। तो चलो आज के लिए इतना ही भाई। तो ये आपका कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया। अब बाकी इसके जो डिटेल में है वो हम जब इसका अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसमें सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, अगर आपको मजा आया हो तो कमेंट में बताना, कोई कंफ्यूजन रह गया हो, कुछ चीजें नहीं समझ में आई हो तो भी आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।